अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अभी बजे हैं रात के 12:10। मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये है चैप्टर नंबर 4। यहाँ से आप लोग बेटा पेन और पेपर लेके बैठो, ऑनलाइन हर एक लेक्चर को पढ़ने की कोशिश करो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। ठीक है बेटा, यहाँ से चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट करेंगे, फिर 5 फिर 6 ऐसे ही आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर के नोट्स आपको साथ साथ लिखवाने की, पहले चीज समझाने की। ठीक है बेटा, हाँ, और इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। होप यू विल एंजॉय इट। ठीक है, आप मेरा साथ दीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। इसका इंट्रोडक्शन क्या है बेटा? इससे पहला वाला जो चैप्टर है दैट इज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहला वाला जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ चुके हो, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर था उसमें क्या कहा गया? सबसे पहले ऑरिस्टर ने एक्सपेरिमेंट किए, फिर वायर्ट्सवर्थ आए, फिर उसके बाद एम्पियर आया। उन सारे का जितने भी वो साइंटिस्ट लोग थे बेटा, उनका एक ही टॉपिक था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर होगी तो वो करंट क्या बनाता है अपने आसपास? सर वो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। उसके बाद दो साइंटिस्ट्स आए, एक का नाम था बेटा माइकल फैराडे। अच्छे से देखना, टू साइंटिस्ट्स। ठीक है, एक का नाम था माइकल फैराडे। और दूसरे का नाम था जोसेफ हेनरी। इसको मैं रब कर देता हूं। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ हेनरी। ये जो माइकल फैराडे था बेटा, ये इंग्लैंड का रहने वाला था। ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का रहने वाला था। और जो जोसेफ हेनरी था ये यूएसए का था। जो जोसेफ हेनरी था ये यूएसए का था। सर इनको हमें क्या करना है? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया। इनके कहने का मतलब ये था कि जब कोई करंट कैरिंग वायर थी, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होती है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है या नहीं है? इसका रिवर्स क्या होगा? अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या हम उससे करंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो ये था इसका रिवर्स। ये जो इसका रिवर्स है ना मेरे बच्चा लोगों, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने एक प्रिंसिपल को पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं नेचर प्रेफर्स सिमिट्री। यानी कि अगर करंट से हमने मैग्नेटिज्म बनाया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिज्म से करंट को बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल इन दो लोगों ने बताया, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने। एक यूएसए का था, एक इंग्लैंड का था। अराउंड बेटा 1830 में इन्होंने ये प्रूव करके दिया। इट इज पॉसिबल। हाँ, ये मुमकिन है कि हम मैग्नेटिज्म से करंट को बना सकते हैं। जैसे करंट से मैग्नेटिज्म बनाया था, सिमिलरली हम मैग्नेटिज्म से क्या बना सकते हैं? करंट। जो ये चीज हम पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, कितना बनाएंगे, हमारा एसी मोटर कैसे काम करता है, कैसे उड़ी में यहां से पानी आता है, वो नीचे जाता है टरबाइन पे, टरबाइन घूमता है, अंदर फ्लक्स चेंज होता है और हमारे घरों तक ये जो लाइट आती है ये कैसे आती है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से। ये था कुछ इंट्रोडक्शन इसके रिलेटेड बेटा। अब मैं इसकी पहले आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा बेटा, पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रो की बात करेंगे, इलेक्ट्रो ऑलवेज एंड ऑलवेज मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रो ऑलवेज एंड ऑलवेज मीन्स चार्ज। मैग्नेटिज्म मीन्स बेटा, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिज्म, है ना बेटा, मैग्नेटिज्म। एंड इंडक्शन मीन्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। पता है ना हमें, विदाउट
फिजिकल कंटैक्ट, कंटैक्ट यानी कि हम मैग्नेटिज्म से चार्ज को मूव कराएंगे, हम मैग्नेटिज्म से करंट बनाएंगे, लेकिन मैग्नेटिज्म और जिस कॉइल के जरिए हम बनाएंगे उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आप डेफिनेशन लिखिए बेटा, इट इज अ फिनोमेना। अभी ये कैसे क्या है ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे, इट इज अ फिनोमेना of producing EMF, therefore producing EMF or induced current inside a closed coil, क्लोज्ड कॉइल, क्योंकि सर्किट क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, ये हमें ऑलरेडी पता है। इनसाइड अ क्लोज्ड कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड linked to the coil, linked to the closed coil। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से हम समझेंगे। जब हम कुछ टर्म्स को पहले जानेंगे उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, मैं लेके आऊंगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले जो चीज हम जानेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, वो हम जानेंगे, जो हम सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जानेंगे, फैराडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट से पहले, फैराडेज लॉ से पहले हम समझेंगे बेटा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूं बेटा, सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज बेटा मैग्नेटिक, that is beta what magnetic flux। we don't know what is magnetic flux, लेकिन इतना चीज हम जानेंगे, magnetic flux is denoted by, flux is always and always denoted by phi। लेकिन यहाँ पे B लिखेंगे, सर B क्यों लिखा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर B, इसलिए लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पढ़ाया था, सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर देता हूं। हमारे पास एक पाइप आ रही है, अच्छे से देखना बेटा, एक पाइप आ रही है, वही एग्जांपल जो मैंने पहले चैप्टर में दी थी। इस पाइप में से पानी आ रहा है, फ्लक्स का मतलब हो गया बेटा हीप, यानी कि ढेर। ठीक है बेटा, हीप, पाइल, ढेर जो होता है किसी चीज का, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। अब देखो एक पाइप है यहाँ पे, ठीक है, इस पाइप में से कंटिन्यूअसली यहाँ से वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है। जब पानी आ रहा है बेटा, मुझे इस पानी का फ्लक्स नीचे चाहिए। जब ये पानी नीचे आ रहा है, जब ये पानी इधर से नीचे आ रहा है, तो मुझे इस पानी का ढेर चाहिए। अगर सर आपको ढेर चाहिए, सबसे पहले मैंने लाया छोटा सा एक गिलास, यहाँ पे मैंने रखा, छोटे से गिलास में इस पानी का ढेर जमा हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इसके एरिया को थोड़ा बहुत इंक्रीज करूंगा, अब बोलो मेरे बच्चा लोगों, पहले जितना फ्लक्स जमा होगा या ज्यादा होगा, सर डेफिनेटली ज्यादा होगा। अब मैंने इसको और इंक्रीज किया, अब और ज्यादा पानी जमा होगा। अब और एरिया को इंक्रीज किया, अब बहुत ज्यादा इस पानी का ढेर जमा होगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा, दिस फ्लक्स ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर जितना भी एरिया हम बढ़ाते हैं उतना फ्लक्स ज्यादा होता है। ठीक है मेरे बच्चा लोगों। हाँ, अब दूसरी एग्जांपल देखो, इसको मैं रब कर देता हूं, अच्छे से देखना। मैंने अब बहुत बड़े एरिया को लाया, मैंने बहुत बड़ा एरिया को लाया। अब मुझे बताओ फ्लक्स ज्यादा होगा, वाटर का ढेर ज्यादा जमा होगा या कम? सर बहुत ज्यादा होगा। नहीं बेटा, यहां से इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है पानी की। अगर इंटेंसिटी कम है तो फ्लक्स भी जमा क्या होगा, बहुत ज्यादा कम। अब अगर मैंने इंटेंसिटी बहुत ज्यादा की,
इंटेंसिटी को बढ़ाया सर, फिर तो डेफिनेटली इसमें फ्लक्स भी जमा होगा ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं बेटा फ्लक्स ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आई, है ना बच्चा लोगो। तो मैं लिख सकता हूं कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट, कॉल दिस इक्वेशन सेकेंड, ऑन कंबाइनिंग अच्छे से देखना बेटा, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट phi is equal to I into A, है ना बच्चा लोगो। I is intensity of this water and A is area of this water। मैं समझा रहा था वाटर फ्लक्स। अब अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना होगा तो उसको कैसे सर समझेंगे। अब सुनो मेरे बच्चा लोगो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का ढेर, जितना वो ढेर ज्यादा होगा उतना बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, जितना ढेर कम होगा उतना कम। यहाँ पे देखो ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास दो पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यहां से निकलती हैं लाइन्स, यहां से निकलती हैं लाइन्स। अच्छे से देखना मेरे बच्चा लोगो, लाइन्स निकलती है ना। जब लाइन्स यहां से निकली ना, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एरिया को रखा छोटा सा, तो इसमें निकलेगी 2 लाइन्स, ठीक है ना। फिर इसी एरिया को बढ़ाया तो 4 लाइन्स, फिर इसी एरिया को बढ़ाया तो 10 लाइन्स। दैट मीन जितना मैं एरिया को बढ़ाऊंगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, ढेर ज्यादा होगा। लेकिन किसका ढेर ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। तो इसीलिए मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतना ढेर ज्यादा, जितना एरिया ज्यादा उतना ढेर ज्यादा, तो वो बनेगा B इंटू ए बनेगा ना बेटा। ये बनेगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। वो लिखेंगे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छे से देखना यहां पे इसकी डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू एनी सरफेस, लिंक्ड टू एनी सरफेस, अच्छे से देखना, लिंक टू एनी सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अच्छे से देखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, number of magnetic field lines passing through a given area, passing through a given area। जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज्यादा पास होंगे उतना फ्लक्स ज्यादा, जितनी कम और उतनी ये कम होगी, ठीक है बेटा। ये बन गई इसकी डेफिनेशन यहां से यहां तक। अब देखो इस डेफिनेशन के बाद हम क्या लिखेंगे मैथमेटिकली, अच्छे से देखना बेटा, मैथमेटिकली बोलो, मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं फाइव बी इज इक्वल टू B इंटू ए। लेकिन ये सिर्फ इन दो पे डिपेंड नहीं करती है बेटा। हाँ और एक चीज मैं बताऊंगा, ये डिपेंड करती है, जब मैंने यहाँ पे बेटा ये रखी थी, ये मेरे पास नल था, नल का एक था, इसके नीचे बाल्टीन था, एक तो ये इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और इस एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरा इस बाल्टीन को आप कैसे रखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको इनक्लाइनेड रखा, ऐसे बेंड करके रखा, तो इसमें से इसका पानी का ढेर जमा नहीं होगा। दैट मीन्स ये और एक चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज थीटा। आप किस एंगल से इस कंटेनर को रखोगे, उस थीटा का नाम हम रखेंगे बेटा कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस थीटा क्यों है मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन अभी आप बेटा इसको नोट कीजिए, फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। आया यहां तक समझ में, वेरी गुड। अब देखो आगे बेटा, इन दिस इक्वेशन व्हाट इज फाइव बी सर, इन दिस इक्वेशन फाइव बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइव बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स, B is magnetic field intensity, magnetic field intensity, A is area of cross section,
And what is cos theta? Cos theta is trigonometric ratio, but what is theta? Theta is angle between, अच्छे से देखना, theta is angle between B and B क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B and एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को एन कैप से दिखाएंगे बेटा। एरिया के बीच में एंगल नहीं होता है, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है। मैं भी समझाऊंगा एरिया वेक्टर क्या होता है, फिर समझाऊंगा एरिया क्या होता है। यहां पे आप इसको नोट कीजिए। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना? फाई वी इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, है ना बच्चा लोगों। अब देखो ये जो बी ए कॉस थीटा बना, अब हमें तीनों चीजें पता है, थीटा क्या है, बी क्या है, ए क्या और ए क्या है, ठीक है। लेकिन हमें पता है, पहले इसकी हम और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच दिस मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी और एक डेफिनेशन हो गई। लेकिन हम कुछ चीजें यहां पे लिख सकते हैं बेटा, स्पेशल केसेस। क्या लिख सकते हैं? स्पेशल केसेस। जल्दी से बोलो। हाँ, पहले मैं एरिया वेक्टर को आपको समझाता हूं बेटा, बिकॉज दिस थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर समझाइए। जो कोई भी एरिया हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरिया, इस एरिया को अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा, कोई भी लाइन, ये लाइन, इसको, ये जो पेन इस बुक के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऑलवेज होता है नॉर्मल टू द सरफेस। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड का नॉर्मल सर, इसके ऊपर हम रखेंगे पेन, ये पेन इसके बेटा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इसको हम बताएंगे नॉर्मल, ठीक है बेटा। हाँ, अगर मैं बन गया इस ग्राउंड के लिए नॉर्मल मीन्स सिंपली किसी भी सरफेस का, जिसका भी नॉर्मल देखना होगा, उस सरफेस को बेटा परपेंडिकुलर ऐसे उसके ऊपर एक लाइन खींचे, दैट बिकम्स नॉर्मल। अब देखो स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू, पहला केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब हमारा थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ये 0 डिग्री होना चाहिए बी और एरिया के बीच में, नहीं, ये होना चाहिए बी और एरिया वेक्टर के दरमियान। तो फ्लक्स कितना बनेगा? फाई वी इज इक्वल टू बी ए, और यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 हमें पता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो हम लिखेंगे फाई वी इज इक्वल टू बी इंटू ए ओनली। इसका मतलब यह हुआ, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान 0 डिग्री एंगल होगा, इसका मतलब यह हुआ, आप मान लीजिए बेटा, आप इमेजिन कीजिए वो है नॉर्थ पोल, वो दीवार ये जो है ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं ऐसे बेटा, ऐसे निकलती हैं। वेरी गुड। जब ऐसे निकली तो मुझे इस सरफेस पे नॉर्मल एक ड्रा करना है। इस सरफेस का नॉर्मल क्या हुआ? दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल है? नॉर्मल और इसके 0 डिग्री सर है। वेरी गुड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे और इस एरिया का भी नॉर्मल ऐसे, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल। अगर 0 डिग्री एंगल है तो इससे मैक्सिमम लाइनें टकराएंगी। मान लो वो तीर जैसे वहां से फेंक रहा है, इससे मैक्सिमम वो तीर टकराएंगे, तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम। लिखने का तरीका बेटा बी इंटू ए, ठीक है। अगर डायग्राम भी बनाएंगे, ये हम बनाएंगे, ये मेरे पास एरिया है बेटा, ठीक है। इस एरिया को नॉर्मली ऐसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ड्राइंग है, तो इसको नॉर्मल मुझे ड्रा करना है। इसका नॉर्मल भी आएगा वहीं से। जब नॉर्मल भी वहीं से आएगा, बी भी वहीं से है, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना आ गया? 0। एरिया तो ये रहा, एरिया वेक्टर तो ये लाइन रही, ठीक है बेटा। एंगल 0 है बिटवीन नॉट ए एंड बी, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी, तो फ्लक्स आएगा बी। आया समझ में? ये पहला केस हमारे पास था। अब दूसरा केस देखो बेटा, स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। दूसरा केस नंबर 2, दूसरा स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई वी किसके बराबर है? फाई वी सर बराबर है बी ए कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 किसके बराबर? 0। तो फाई वी इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। वहीं फिर से मान लीजिए अपना नॉर्थ पोल, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, तो एरिया वेक्टर अब ऐसे होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल 90 डिग्री। आप देख सकते हो, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस रेड पेन शोज एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से आ रही है, तो 90 डिग्री, यानी कि इस एरिया से अब कोई भी तीर टकराएगा नहीं, कोई भी तीर नहीं टकराएगा। ठीक है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर से जा रही है, इससे कोई टकराई नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। लिखने का तरीका, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तब टकराएंगी इस एरिया से जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान कितने डिग्री एंगल होगा, 0। तो ये कंडीशन होगी फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये केस क्या होगी बेटा, मिनिमम और नो मैग्नेटिक फ्लक्स। आया समझ में, वेरी गुड। दिस इज मिनिमम कंडीशन, दिस इज मैक्सिमम कंडीशन। होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। तो यहां पे हमें आया स्पेशल केस 90 पे, फाइव बन गया, 5b बन गया, BA बन गया ना, BA थीटा कितना था, 90 डिग्री। B इज वेक्टर क्वांटिटी, A इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसके आगे एक स्पेशल चीज है बेटा। सबसे पहले हमें और एक क्वांटिटी कभी कभी पूछी जाती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छे से देखना, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छे से देखना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कभी कभी पूछी जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सर हम कहां से निकालेंगे, ये जो B है मेरे बच्चा लोगों, इसी B को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे, फिर मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई A। कोई शक बेटा, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू 5/A। अगर इसको बेटा आप एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करेंगे बेटा, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक छोटी सी टर्म आ गई थी। अब छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फाई, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छे से देखना, तो इसका SI यूनिट क्या आएगा, 5V इज इक्वल टू, बोलो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है बेटा, वेरी गुड, टेस्ला है ना। और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, इस टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। दिस टेस्ला मीटर स्क्वायर इज नोन एज वेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसका CGS यूनिट जल्दी से हम लिखेंगे बेटा। CGS यूनिट इसका, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होता है, 5B इज इक्वल टू B इंटू A है ना। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट होता है, CGS यूनिट में जो यूनिट होता है, दैट इज बेटा गॉस इन द ग्रेट ऑनर ऑफ, जैसे गॉसेस लॉ हमने पढ़ा था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है बेटा, और एरिया का क्या होता है CGS सिस्टम में, वो होता है सर बोलो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही होता है। वेरी गुड। तो ये जो गॉस और सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं मैक्सवेल। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल। ठीक है बेटा, मैक्सवेल। तो अगर कोई बोलेगा व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको बोलना मैक्सवेल। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको बोलना वेबर। लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड मैक्सवेल इज इक्वल टू गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को भी आप नोट कीजिए मेरे बच्चा लोगों। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा
कभी कभी आता है 1 अच्छे से देखना, 1 वेबर इज इक्वल टू हाउ मेनी मैक्सवेल, ठीक है। जैसे हम करते थे, जैसे कि हम पढ़ते थे कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। अब एक नया कन्वर्शन आया, 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वेबर, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, 1 वेबर इज इक्वल टू वेबर किसके बराबर है, टेस्ला, वेरी गुड, टेस्ला मीटर स्क्वायर अभी हमने पढ़ा। तो टेस्ला कितने बराबर होता है, 10⁴ गॉस के बराबर होता है, अभी मैंने बोला इन सीजीएस सिस्टम। और मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻² सेंटीमीटर, लेकिन ये है एरिया का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ये इसका आएगा स्क्वायर। तो लिखने का तरीका 10⁻⁴ गॉस, और ये रहेगा 10⁻², ये बनेगा 10⁻⁴, और सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस विल बिकम 10⁸ और यहाँ पे बचेगा गॉस और बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ही मैंने आपको बोला था, यहाँ पे इस साइड है 1 वेबर, यहाँ से 1 वेबर है ना, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 वेबर, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 वेबर। तो यहाँ पे आएगा 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। वेरी गुड बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। इसको भी आप नोट कीजिए जल्दी से। अब देखो, कभी कभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला, अच्छे से देखना, डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स φB इज इक्वल टू B इंटू A। सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला में होता है फार्मूला लिखने का तरीका, φB इज इक्वल टू, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा है तीसरे चैप्टर में, F इज इक्वल टू QVB, है ना। और B किसके बराबर आया, B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय QV, है ना। लिखने का तरीका B की जगह क्या लिखेंगे, F डिवाइडेड बाय QV, और एरिया की जगह A ही। तो अब हमें पता है φB किसके बराबर होगा, फोर्स का बताइए, m1 L1 T⁻², चार्ज का आएगा 80, और वेलोसिटी का आएगा L1 T⁻⁻1, और यहाँ पे आएगा एरिया का r⁻²। तो ये एक L और ये एक L कैंसिल हो जाएगा, और ये T⁻1 और T⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा φB इज इक्वल टू m1, अच्छे से देखना, ये बचेगा बेटा L2, और बचेगा T⁻⁻2, और बचेगा a⁻⁻1। कैसे a⁻⁻1, इसको मैं ऊपर लेके आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल, m1 L2 T⁻⁻2 a⁻⁻1, ठीक है ना बेटा। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, फिर बनेगा φB इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, है ना बेटा। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के पीछे कॉस होता है, दूसरा इन दोनों के बीच में डॉट होता है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक स्केलर हमें मिलेगा, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, ये जितना भी फार्मूला मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल थे जबकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड था यूनिफॉर्म। अब अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म, उसके लिए हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको जरा आप देखिए। अब हम वो पढ़ेंगे बेटा, इफ आवर मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म, लिखो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज
मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो हमें फ्लक्स कैसे मिलेगा उसके लिए देखो, मान लो ऐसी कोई सरफेस है बेटा, हमें इससे लिंक देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स जो अब है वो है नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो फ्लक्स कैसे मिलेगा, हम इसको अलग एरिया लेते हैं बेटा ds, ठीक है, और इसको अलग एरिया लेते हैं ds, इसको अलग एरिया वेक्टर लेते हैं ds, है ना, ds, और इसका अलग नॉर्मल एरिया वेक्टर लेते हैं ds, इसका अलग लेते हैं ds। लेकिन जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा वो भी कितना होगा, db होगा ना, या b मानेंगे ना बेटा, बी कंटिन्यूसली छोटा छोटा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल कैसे मिलेगा, हाँ इससे कैसे फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स वो देगा हमें इंटीग्रेशन। या अगर ऐसे भी समझ नहीं आएगा तो मैं लिखूंगा टोटल फ्लक्स, इससे लिंक है φ1, इससे लिंक है φ2, इससे लिंक है φ3। अगर मैंने n टुकड़े किए तो ये बन गया φn। लिखने का तरीका, टोटल फ्लक्स φt इज इक्वल टू φ1 प्लस क्या आएगा φ2 प्लस क्या आएगा φ3 प्लस आएगा डी φn। लिखने का तरीका, फाई टोटल इज इक्वल टू, इन सब का सम करना है। लिखने का तरीका, φ1 की जगह क्या लिखेंगे, b.ds, ठीक है ना, और इसके साथ आएगा अपना कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल कोई डिफरेंट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस b.ds कॉस ऑफ थीटा 2 आएगा ना, θ1 θ2 ऐसे ही सब कुछ। टोटल φt जो मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ b.ds रहेगा ना बेटा। इनको सम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। या लिखने का तरीका, फाई टोटल इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ b.ds cos of theta. This will be our formula for non-uniform magnetic field. This formula जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, ठीक है। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हेनरी एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट। उसी से हमें समझ आएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रियलिटी में होता क्या है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।